जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा है 1897 की क्रांति। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 1897 की क्रांति। अगर आप 1897 की क्रांति बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इससे जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं आप अच्छे से बना पाइएगा। आइए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो हम आपको बताते हैं। एक-एक चीज़ 1897 की बारीकियों को हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। आइए, 1897 की क्रांति स्टार्ट होने से पहले कुछ यहाँ पे मैं प्रमुख बिंदु नोट किया हूँ जो आपको याद होंगे तो और आसानी से 1897 की क्रांति पे आप पकड़ बना पाइएगा। कहने का मतलब है कि जब 1897 की क्रांति हो रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। आपको याद हो जाना चाहिए पामस्टन। कौन थे पामस्टन? तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि जब 1897 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग लिखा जाता है तो आप कैनिंग ही याद रखें बस। तो भारत के गवर्नर जनरल यानी 1897 की क्रांति के समय कौन था? तो गवर्नर जनरल कैनिंग थे। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। यानी कि उस समय मुगल का पद चल रहा था भारत में। अब मुगल शासक बहादुर शाह जफर कहीं-कहीं देता है और या बहादुर शाह द्वितीय भी सही है। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। पूछा जाता है विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन था अंग्रेजों के लिए खास तौर से? तो कैंपवेल था। कैंपवेल कई जगह से विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, इसलिए प्रमुख नाम आता है कैंपवेल का। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। रोटी को कहीं कहीं चपाती देता है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो विद्रोह का प्रतीक कमल एंड रोटी या चपाती है। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1897 की क्रांति जब हो रही थी तो पामस्टन थे। पामस्टन यहाँ पे उड़नतुआ रही है, पामस्टन है। भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग है। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हैं। विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपवेल था। विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी या चपाती है। आशा करते हैं कि इधर का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इधर का। इधर का हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छी पकड़ आपको हो जाएगा। तो 1897 की क्रांति आपको देखते-देखते याद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आइए, सबसे पहले अगर स्वरूप देखा जाए, स्वरूप। स्वरूप का मतलब ये है कि किस रूप में, यानी कि 1897 की क्रांति जब हुई तो अलग-अलग इतिहासकारों ने इसे अलग-अलग रूप में देखा। किसी ने कहा कि ये जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, किसी ने कहा कि नहीं ये सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा कि नहीं ये प्रथम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। तो इन्होंने अलग-अलग रूप में देखा और अलग-अलग इतिहासकारों ने अपना मत दिया। तो ये स्वरूप को हम आपको आखिरी में पढ़ाएँगे ताकि पूरा 1897 की क्रांति पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किसका मत एक्चुअली में सही था। तो स्वरूप हालाँकि आप पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर पूरा कारण सफलता पूरा जितने ये एक-एक पॉइंट हैं, इनके बारे में आखिरी में जब पढ़ने के बाद जब आखिरी में पढ़िएगा स्वरूप को, तब समझ में आएगा कि किसका कथन सही है। मैं एक पाई चार्ट ड्रॉ कर दूँगा कि उसपे किसने कौन कहा है, तो उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वरूप को फिलहाल छोड़ देते हैं, स्वरूप को आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी का तात्पर्य ये है कि इनको पढ़ने के बाद अब आते हैं कारण। कारण में अगर देखा जाए तो 1897 की कौन से ऐसा कारण था जिससे 1897 की क्रांति पैदा हुई या उत्पन्न हुई? आइए देखते हैं। अगर कारण में देखा जाए प्रमुख रूप से तो कारण में इसके 5 कारण थे। पहला कारण आता है राजनीतिक कारण, राजनीति राजनीति कारण। दूसरे के आते हैं आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक, आर्थिक। तीसरा आता है सामाजिक, या शॉर्टकट में सामाजिक या धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक कारण, कारण।
इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। यहाँ पे पूरा मैं सामाजिक लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सामाजिक, ये है सामाजिक। सामाजिक और धार्मिक कारण। और फिर वो है सैनिक कारण, और सैनिक कारण। और अंत में है तत्कालीन कारण, कालिक कारण। तो फिलहाल हम यहाँ तक देखेंगे इनको। इनके अंदर कौन से पॉइंट है ये आपको जानना जरूरी है। कारण में 5 प्रकार के कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण। आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक कारण में ऐसे कौन सा कारण हुआ जिससे 1897 की क्रांति पैदा हुई। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण आता है, इससे पहले 1897 की क्रांति से पहले 1856 का जब समय चल रहा था, उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी का एक हड़प नीति, तो डलहौजी का हड़प नीति लिख लेता हूँ, पूरा लिखता हूँ। डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी का हड़प नीति, डलहौजी का हड़प नीति। ये हड़प नीति क्या था? हड़प नीति को डॉक्टर ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो डलहौजी का जो ये हड़प नीति था, ये इसके अनुसार क्या था, भारत में ऐसा कहा गया था राजाओं से कि जिसका कोई सगा अगर पुत्र नहीं है तो अलग से कोई गोद नहीं ले सकता है, ताकि वो अपने राजपाट को देख सके। अतः उसका राजपाट फिर अंग्रेजी जो रियासत है उनमें मिला दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया जाएगा। तो डलहौजी का यही हड़प नीति था कि इन्होंने ऐसे कह रहा था कि हड़प नीति के अंतर्गत कि जिस भी राजा के कोई सगा पुत्र नहीं होता था तो क्या करते, तो दत्तक पुत्र अर्थात गोद लेने की परंपरा थी भारत में। लेकिन डलहौजी के हड़प नीति ने ऐसे आने से, हड़प नीति से जो देसी रजवाड़े थे जिनके कोई वंशज नहीं थे, तो वो क्या करते थे, इस हड़प नीति से निराश हो गए और कहीं न कहीं अंग्रेजों के ये धीरे धीरे विरोधी होते चले। क्योंकि देख रहे हैं हड़प नीति इसीलिए लाया गया कि जिसका राजा का कोई पुत्र नहीं हो तो उसका जो भी साम्राज्य है वो ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा। तो पहला कारण राजनीतिक में था, और जो भी राजा थे जिसके वंश नहीं तो धीरे धीरे इसके क्या हो गए, खिलाफ होके चले गए। दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा राजनीति में, कि अवध के एक राजा थे, अवध जो कि फिलहाल यूपी को कहा जाता है। अवध के राजा थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पे अंग्रेजों ने कुशासन की व्यवस्था, कुशासन का आरोप लगाकर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अवध जो कि समय यूपी को हम लोग बोलते हैं, उस समय अवध यूपी को बोलते थे। तो अवध के राजा थे वाजिद अली शाह। अंग्रेजों ने इन पे कुशासन यानी कह दिया कि ये शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध के क्षेत्र को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और एक बात और है कि अवध क्षेत्र से जो आर्मी थे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग थे, वो बहुत ज्यादा थे। तो इसका आगे भी प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल राजनीतिक कारण में ये 2 कारण जो निकल के आपको सामने आते हैं। तो राजनीतिक कारण में पहला है डलहौजी का हड़प नीति, जिसमें भारतीय राजा बहुत दुखी हुए और अंग्रेजों के खिलाफ होकर चले गए। दूसरे जहाँ के वो सोचते थे कि हम इसको कहीं न कहीं वंश के आधार पे, तो इनके वंश है कैसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, तो इस प्रक्रिया को देखते हुए कुशासन वाला नियम लगाते हैं और इसमें सक्सेस हो जाते हैं। अवध के राजा वाजिद अली शाह पे ये नियम लगाते हैं कि अवध के राजा वाजिद अली शाह अपने साम्राज्य को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगाते हैं। कुशासन का आरोप का मतलब है कि शासन को बढ़िया ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और इनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो अवध के लोग भी और अवध के राजा भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के क्या हुए, खिलाफ होके चले गए। अब आते हैं आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण में पहला आपको याद होना चाहिए करों में वृद्धि। करों, करों का मतलब यहाँ तात्पर्य है टैक्स से। करों, करों में वृद्धि। जब भी करों में वृद्धि का मतलब अंग्रेज भारतीयों से इतना ज्यादा टैक्स वसूलते थे, जैसे अलग अलग किसानों से रैयत बाड़ी व्यवस्था आती है, मालबाड़ी व्यवस्था आती है, तो जो भी अलग अलग व्यवस्थाएं आती हैं, इनका मेन उद्देश्य रहता है कि किसानों के ज्यादा से ज्यादा लूटिए। तो करों में वृद्धि होने के कारण जो किसान वर्ग होते हैं, जो भारत में आत्मनिर्भर भारत थी, जो अपने आप को मानते हैं किसान, इतना ज्यादा टैक्स यानी कर देते हैं कि एक किसान कहीं ना कहीं अंग्रेजों को धीरे धीरे इनडायरेक्ट तरीके से अंग्रेजों का विरोधी होते चले जाते हैं, और ये इंतजार करते हैं उस 1897 की क्रांति कि जैसे इसका बिगुल बजेगा हम लोग मिलकर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिलहाल जब करों में वृद्धि हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसान इससे बहुत दुखी होते हैं और अंग्रेज के खिलाफ हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि अकाल के स्थिति में भी रियायत न देना। यानी अगर देखा जाए आर्थिक कारण में अकाल, 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 अकाल की स्थिति में रियायत न देना, न देना। इसका मतलब दोस्तों ये है कि भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़ने जहाँ पड़ता था, वहाँ के किसान खाने के लिए तड़प तड़प जाते थे, नहीं मिलता था। कहते हैं ना दाने दाने के लिए तड़प जाना, तो वहाँ का किसान की स्थिति ऐसे थी कि दाने दाने के लिए तड़पते थे। फिर भी जो अंग्रेज थे उनसे अकाल की स्थिति में यानी वहाँ अकाल पड़ जाता था, फिर भी वो टैक्स में कोई रियायत, रियायत का तात्पर्य छूट, कोई छूट नहीं देते थे। उनसे भरी मोटी रकम यानी टैक्स के रूप में वसूला करते थे। तो कहीं ना कहीं करों में वृद्धि से तो परेशानी थे, प्लस जहाँ अकाल पड़ता था वहां के भी किसान अंग्रेजों से परेशान थे, और वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के धीरे धीरे देखिएगा ये सब ऐसी स्थिति है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनाते जा रही हैं। तीसरा आर्थिक में आता है उद्योगों का पतन हो जाना। उद्योगों, उद्योगों का पतन। तीसरा कारण में हम देख रहे हैं कि उद्योगों का पतन। इसी समय ये दौर था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गया था। औद्योगिक क्रांति मतलब आधुनिक का युग थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनना चाह रहे थे, ये ब्रिटेन से। तो भारत में उद्योगों का पतन का मतलब भारत में जो छोटे मोटे हाथ करघा लगे थे, जो हाथे से कपड़ा बिनना क्या बिनना, अब ये क्या करते थे अंग्रेज, इनसे कच्चे माल खरीद कर ब्रिटेन भेज देते थे और वहां से महंगे दाम बेचते थे और कच्चे सामान को सस्ते में खरीद लेते थे, जिससे कि भारतीय जो हथकरघा जो विभाग अलग अलग कंपनियां थी, जो उद्योग थे, ये ठप पड़ती चली गई। अंग्रेजों ने बहुत से ऐसे वादे किए कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत से कहा अंग्रेज मतलब भारतीयों से कहा, लेकिन अंतिम में परिणाम ये निकलता है कि भारत के उद्योग का पतन हो जाता है, उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यानी जो व्यापारी वर्ग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनसे नाराज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा आर्थिक स्थिति में क्या है, आर्थिक कारण में करों में वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अकाल की स्थिति में कोई रियायत नहीं बरती जाती, यानी कि टैक्स बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है। उद्योग के भारत में उद्योगों का पतन हो जाता है, तो इसमें जो भी किसान वर्ग थे खासकर से वो अंग्रेजों के बहुत ही खिलाफ हो गए। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या कहता है सामाजिक और धार्मिक कारण? पहला पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक कारण में, सामाजिक और धार्मिक कारण का मतलब यह है कि जो भारत में रूढ़िवादी लोग थे, भारत में रूढ़िवादी, जैसे भारत में सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पे रोक, विधवा पुनर्विवाह, ये सब अंग्रेजों ने भारतीयों को सही बताया कि ये ऐसे बाल विवाह न करें, विधवा पुनर्विवाह करें, सती प्रथा पर रोक लगाई। जब इनके समय अंग्रेजों ने काम करना स्टार्ट किया तो भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको लगता था कि हमारे धर्म में घुसकर हमारे धर्मों में बदलाव करना चाहते थे, तो भारत के रूढ़िवादी लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। तो हम आइए सामाजिक और धार्मिक कारण में पहला देखेंगे तो सती प्रथा पर रोक, यह भी एक कारण बनता है। हम लिख देते हैं सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक।
बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब कारण आ जाएंगे सामाजिक में। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, यानी कि सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह। और याद रखिएगा, जब आप चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो 1813 का एक चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, मैं एक्ट लिख देता हूं कि 1813 के एक्ट में कहा जाता है ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका मतलब है दोस्तों कि सामाजिक और धार्मिक कारण में सती प्रथा पर रोक लगाना। भारतीय रूढ़िवादियों के लिए एक अलग था कि हम लोग सती करते हैं, हमारे परंपरा चली आ रही। जब इसको अंग्रेज ने बताया कि नहीं ये गलत है, तो भारत के रूढ़िवादी उनसे खिलाफ होके चले गए। यही कारण है कि 1897 की क्रांति आगे चल के करना पड़ा। विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ थे भारतीय, लेकिन ये कहीं भारतीय अंग्रेज विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ थे, लेकिन समर्थक कौन करते थे? तो भारतीय करते थे। 1813 का जब एक्ट आता है, तो 1813 का जब चार्टर एक्ट आप पढ़िएगा तो उसमें कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो भारतीयों को लगा कि पहले तो अंग्रेज हमसे लूट ही रहे थे, अब हमने ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि धर्म कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहे हैं। तो सामाजिक और धार्मिक कारण यह भी सबसे बड़ा कारण बनता है। आइए देखते हैं अगला कारण, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या है? क्योंकि इसको समझिएगा, अब यही जैसे कहानी स्टार्ट होने वाली है। सैनिक कारण में दोस्तों क्या था कि सैनिकों में जो ब्रिटिश और भारतीयों का अनुपात रखा गया था पहले, वो था 5:1 में। 5:1 का मतलब ये है कि अगर 5 गो भारतीय हैं तो 1 गो ब्रिटिश सिपाही हैं। तो पहला कारण था कि इसमें देखिएगा भारतीय ज्यादा हैं, अंग्रेज कम हैं। दूसरा कारण क्या था कि सैनिक कारण में प्रमोशन को लेकर, यानी कि प्रमोशन को लेकर कि प्रमोशन ब्रिटिश वाले को हो जाता था, भारतीय वालों को नहीं होता था। दूसरा कारण क्या था सैनिक कारण में कि अगर सॉरी अगर कोई भी सैनिक अपना, जैसे कुछ सैनिक ऐसे हैं जो दाढ़ी मूछ रखना अपने आप को शान समझते थे, लेकिन वही ब्रिटिश वाले कहते थे कि अगर आपको सैनिक में रहना है तो दाढ़ी मूछे नहीं रख सकते। तो जो व्यक्ति अपना दाढ़ी मूछ रखना शान समझते थे, वो सैनिक कहीं न कहीं ब्रिटिशों के खिलाफ होते चले गए। तीसरा है कि कुछ लोग दाढ़ी भी रखते थे, कुछ लोग टिक्की लगाते थे यानी टीका लगाते थे, कुछ लोग चुरकी रखते थे, पंडित जी लोग खास कर से ऐसे। तो कहीं न कहीं वो लोग चाहते थे कि हम रहें आर्मी में तो ये रखें, लेकिन ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि आप आर्मी में रहें तो टीका लगाएँ या फिर आप चुरकी, जिसको हम टिक्की बोलते हैं, वो आप रख सकते हैं। तो कहीं न कहीं उन पे ये रोक लगा दी गई, जिसका यही कारण हुआ कि कहीं न कहीं ये सैनिक लोग भी इनके खिलाफ होते चले गए। तो ये रेशियो 5:1 आप समझ चुके हैं। ये भारतीय थे, ये ब्रिटिश थे। फिर अभी कारण बता ही दिए कि कैसे। और भारतीय यानी हिंदू धर्म में परंपरा थी कि अगर कोई भारतीय अगर युद्ध यानी समुद्र के ओ पार चल के लड़ाई लड़ता है या समुद्र पार जाता है तो उसे अछूत माना जाता था। तो जब भी ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश उपनिवेश, आपको पता है कि भारत के सिवाय अलग देशों में भी अपना राज करती थी। तो जब इनको जरूरत पड़ता था आर्मी की, तो भारतीयों को ये समुद्र के सहारे यानी नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जाता था। लेकिन भारतीयों समाज में एक ऐसा अफवाह फैला था कि हिंदू धर्म के अनुसार कि कोई भी इंडियन आर्मी हो यानी कि भारत के लोग जो सैनिक हैं, वो समुद्र से एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उन्हें अछूत माना जाता था। तो जब भी भारतीयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाया जाता था, दूसरे स्थान का तात्पर्य एक देश से दूसरे देश, तो उन्हें अछूत माना जाता था। तो यही कारण क्या था कि जो लोग जाते थे वो कहीं न कहीं सैनिक भी अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। तो ये सैनिक के तमाम कारण थे। 1856 में 1857 चल रहा है, 1856 में एक डाक विधेयक आता है इन सैनिकों के कारण। डाक विधेयक डाक विधेयक आता है 1856 में।
ये डलहौजी के समय आता है। डाक विधेयक में ये होता है कि पहले जो इंडियन आर्मी रहते थे अपने घर वालों को पत्र लिखते थे और पत्र इनके घर पे चला जाता था। लेकिन 1856 में डलहौजी के समय एक डाक नियम आता है भारतीय जो सैनिक लोग थे उनके लिए, और ये नियम कहा जाता है कि पर था भेजेंगे लेकिन उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले फ्री में जाता था, पैसा लगता था, और ये देश के लिए सेवा भी करते थे, इनके लिए खुद ये और पैसा भी देना पड़ता था। तो ये कहीं न कहीं सैनिक कारण का एक प्रमुख बिंदु बनते हैं। आशा करते हैं कि ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और सैनिक कारण आपको समझ में आ गए होंगे। आखिरी कारण देखते हैं तत्कालीन कारण। आखिर तत्कालीन कारण क्या था कि जब 1897 की क्रांति को जन्म दे देता? आइए देखते हैं। तत्कालीन कारण में पहला कारण है दोस्तों कि ये सन चल रहा था 1856। दिसंबर 1856 में एक एनफील्ड राइफल भारतीय आर्मी के कैंप में शामिल की जाती है। क्वेश्चन को समझिए, कब? 1856, दिसंबर 1856 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिसंबर 1856। जो बंदूक इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है उसका नाम रहता है ब्राउन एनाफील्ड, या एनाफील्ड राइफल मैं लिख देता हूँ, एनाफील्ड, एनाफील्ड राइफल्स, एनाफील्ड राइफल। ये दिसंबर 1856 में एनाफील्ड राइफल इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है। और ये ऐसा कहा जाता है, ये सच्चाई भी है कि 1856 में जो एनाफील्ड राइफल इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता था, जो उसके कारतूस होते थे, जो बंदूक ऐसे दांत से खींचकर जिसमें गोली भरा जाता था, जो खींचा जाता था दांत से, उसके जो कारतूस होते थे वो गाय या सुअर के चर्बी के मांस का बना होता था। तो जो हिंदू धर्म में लोग थे या हिंदू धर्म के जो आर्मी वाले थे, वो गाय को अपनी माता मानते थे, तो गाय के मटन को अपने दांत के नहीं लगा सकते। और जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो सुअर को अपने धर्म में हराम मानते हैं, तो सुअर के मांस को अपने दांत से नहीं लगा सकते। तो ये कारण था, तत्कालीन कारण बना कि जो इंडियन आर्मी में हिंदू मुस्लिम आर्मी में लोग थे, जैसे इसका कारण पता चलता है कि ये एनफील्ड राइफल है, इसमें गाय या सुअर के का मांस यानी कि चमड़े का प्रयोग किया जा रहा है, तो यही तत्कालीन कारण बनता है और 1897 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। आशा करते हैं कि ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे प्रारंभ कैसे होता है, क्योंकि तत्कालीन कारण से आपने पूरा अच्छे से समझ बना लिया कि क्या कारण था कि 1897 की क्रांति हुई। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। राजनीतिक कारण में डलहौजी का हड़प नीति आता है। देशी नरेश जिसके वंशज नहीं होते थे तो उनके साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। वाजिद अली पर कुशासन का नियम लगा दिया जाता है कि ये शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। इस क्षेत्र से बहुत सारे लोग आर्मी में गए थे। इसका आगे बताएंगे। आर्थिक कारण में क्या था? करों में वृद्धि, अकाल की स्थिति में भी टैक्स ज्यादा वसूलना, उद्योगों का भारत से पतन हो जाना। सामाजिक में धार्मिक कारण में सती प्रथा पूर्वक विधवा पुनर्विवाह और से ऐसे बहुत से थे। सती प्रथा पर रोक था, विधवा पुनर्विवाह था, बाल विवाह पे रोक था। 1813 का एक्ट आता है कि ईसाई धर्म का प्रचार करना भारत में, तो भारतीय जो रूढ़िवादी थे, धार्मिक लोग थे, कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। सैनिक कारण था कि सैनिक में पहले रेशियो 5:1 के रेशियो में था, लेकिन पहले तो था नहीं, आर्मी में ही था कि 5 गो इंडियन लोग रहेंगे तो 1 गो ब्रिटिश रहेंगे। उनके प्रमोशन से लेकर करता था, आप टिक्की नहीं रख सकते, टीका नहीं लगा सकते, चुरकी नहीं रख सकते, ऐसे तमाम था, ताकि ये कहीं न कहीं ब्रिटिशों के खिलाफ करते चला गया आर्मी वालों को। डाक विधेयक 1856 में आता है, डलहौजी के समय आता है। डाक विधेयक में भारतीयों को जो इंडियन आर्मी रहते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, यही कारण होता है कि कहीं कहीं विरोधी होकर चले जाते हैं। तत्कालीन कारण वही एनाफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में एनाफील्ड राइफल जो कि इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है, उसके कारतूस सुअर या गाय की चर्बी के मटन के बने होते थे, जिसको इसलिए इंडियन आर्मी ने चलाना इनकार कर दिया। आशा करते हैं कि आपको कारण समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रारंभ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आपने ले लिया होगा।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कारण आपने पढ़ लिया, स्वरूप को हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे। प्रारंभ देख लेते हैं। अब आता है प्रारंभ। क्या कारण होता है कि 1897 की क्रांति प्रारंभ होती है? पहला पॉइंट याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि ये जनवरी 1857 जनवरी 1857 में एक जगह है दमदम। ये दमदम वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहले प्रारंभ अगर देखा जाए तो जनवरी 1857 में दमदम, जो कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है, यहाँ से एक खबर एक लीक होती है कि जो एनफील्ड राइफल हैं उसके जो कारतूस हैं सुअर या गाय के चर्बी के बने हैं। तो इसकी बात लीक होती है कहाँ से? जनवरी 1857 दमदम से। ये बात पता चलता है फरवरी 18 बहरामपुर में। बहरामपुर ये सब पश्चिम बंगाल में ही है। दमदम से एक खबर निकलती है कि जो कारतूस हैं वो गाय और सुअर के चर्बी के बने हैं। जनवरी 1857 दमदम से ये बात निकल के 1857 फरवरी में बहरामपुर में पहुंचती है और 29 मार्च 1857 को ये बात पता चलती है बैरकपुर में। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक खबर पता चलती है कि वहाँ के जो बंदूक एनफील्ड राइफल है उसके कारतूस गाय या सुअर के चर्बी के बने होते हैं। जैसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में पता चलती है, वहाँ का एक सिपाही का नाम था 34वीं इन्फिनेटिव 34वीं इन्फिनेटिव रेजिमेंट का सिपाही होता है जिसका नाम रहता है मंगल पांडे। 34वीं इन्फिनेटिव का सिपाही मंगल पांडे ये आपको याद रखना है। जनवरी 1857 में दमदम में खबर चलती है पश्चिम बंगाल में कि जो एनफील्ड राइफल के कारतूस सुअर चर्बी के बने होते हैं। ये खबर 1857 बहरामपुर में फैलती, आग की तरफ फैल रही है खबर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में पता चलता है कि जो बंदूक के कारतूस हैं सुअर या गाय के चर्बी के बने होते हैं। यही बैरकपुर छावनी में एक सिपाही होता है जो 34वीं इन्फेंट्री, कई बार पूछा है, 34वीं इन्फेंट्री का रेजिमेंट का सिपाही होता है जिसका नाम रहता है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस बंदूक को चलाने से इनकार कर देता है। यहीं पे इनकार करने की वजह से कुछ अंग्रेजों से हाथापाई होता है और मंगल पांडे के हाथे 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो जाती है। तो मंगल पांडे के हाथे 2 सिपाहियों की हत्या हो जाती है। सिपाही नहीं, एक्चुअली में वो अंग्रेज अधिकारी थे। तो आपको याद रखना है सार्जेंट, आपको याद रखना है सार्जेंट, पहले का नाम था सार्जेंट, दूसरा ना ह्यूरसन, याद रखना ऐसा ह्यूरसन। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें क्योंकि इनके बहुत बड़े नाम थे। तो आप इसको अंतिम लाइन याद पढ़ रहे रहेंगे, इनके अंतिम अक्षर तो आप पकड़ लीजिएगा पेपर में। तो मंगल पांडे के हाथों किसकी मृत्यु हो जाती है? सार्जेंट की और ह्यूसन की, 2 लोगों की हत्या हो जाती है। जैसे 34वें इन्फिनेटिव के सिपाही मंगल पांडे रहते हैं और ये बंदूक कारतूस बंदूक, क्योंकि पांडे जी हैं तो पांडे जी लोग आपको पता है कि मटन मुर्गा नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे ने सुअर और गाय के कारतूसों को जो बंदूक थे ना फिर चलाने से इनकार कर देते हैं। वहीं पे भगदड़ यानी कहें कि हाथापाई में मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो जाती है, जिसमें पहले सार्जेंट और दूसरे ह्यूरसन को। और जैसे इनको हत्या हो जाती है, यानी सार्जेंट और ह्यूरसन की क्या हो जाती है? हत्या। जैसे इनकी हत्या हो जाती है तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ये डेट बहुत फेमस है दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फांसी, याद रखिएगा, मंगल पांडे को सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या के आरोप में मंगल पांडे, जो कि 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही होते हैं,
जब इन दोनों लोग की हत्या हो जाती है तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, जिससे भारतीय जो सिपाही थे इससे बहुत ही दुखी होते थे कि हमारा एक इंडियन आर्मी यानी हमारा एक आदमी इनका विरोध कर रहा था कि इसमें गलत क्या है कि हम सुअर के मांस को नहीं खाएंगे या न खाने का तात्पर्य नहीं उससे यूज बंदूकों को हम नहीं यूज करेंगे जो बने हैं, तो उसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। यही कारण था कि 8 अप्रैल जब 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, इससे इंडियन आर्मी में एक आक्रोश सा भड़क गया। आक्रोश का मतलब है कि इंडियन आर्मी कहीं न कहीं अंग्रेजों से बहुत उसके खिलाफ भड़क गए। ये तो था प्रारंभ। अब प्रारंभ में अब आते हैं विस्तार में, देखिए क्या होता है। तो 8 अप्रैल 1897 को फांसी इनको दे दिया जाता है मंगल पांडे को। आशा करते हैं कि ये प्रारंभ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए प्रारंभ आपने जान लिया। अब क्या होता है, जैसे प्रारंभ होता है तो अभी प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। जैसे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है, तो जो भी इंडियन आर्मी में जो भारतीय लोग थे, इंडियन आर्मी में भारतीय लोग में एक आक्रोश सा भड़क गया कि हमारे लोग जब अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं तो अंग्रेज उन्हें उठाकर फांसी दे दे रहे हैं। इस बात को जब इंडियन आर्मी वाले जानते हैं, यानी कि खासकर से भारतीय लोग जानते हैं, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। ये कई बार पूछता है कि 1897 की क्रांति कहाँ से, तो 10 मई 1857 मेरठ, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 10 मई 1857 के मेरठ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के जो सिपाही रहते हैं, भारत जो शस्त्रगार रहते हैं उनको लूट लेते हैं, और जो भी वहाँ के इंडियन जो भी भारतीय सिपाही कैद रहते हैं उनको छुड़ाकर यहाँ की आर्मी सेना, यानी आर्मी सेना के कहने का तात्पर्य है कि भारतीय सिपाही मेरठ के शस्त्रगार को लूट लेते हैं। 10 मई 1857 मेरठ से 11 मई को दिल्ली के लिए रवाना कर देते हैं। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के शस्त्रगार को लूट लेते हैं, 11 मई के लिए दिल्ली के लिए चढ़ाई कर देते हैं दिल्ली जाने के लिए। अब 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह से मिलकर, उस समय मुगल बादशाह, आपने पढ़ा है कि मुगल बादशाह थे कौन, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। उनसे मिलकर ये कहते हैं कि आप हमारा नेता बनिए और हम 1897 की क्रांति जो हो रही थी इसमें हम कहीं न कहीं अंग्रेजों से मिलकर एक साथ लड़ेंगे। तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली पर अधिकार, इसका अधिकार का मतलब यह नहीं दोस्तों है कि सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार का मतलब यहाँ से तात्पर्य यह है कि जो आर्मी थे, इंडियन आर्मी थे, ये अपना नेता यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे, जब 10 मई को मेरठ के शस्त्रगारों को लूटा, वहाँ के जो इंडियन आर्मी भारतीय सिपाही थे उनको आजाद कर दिया। वहां से लूट कर 11 मई को दिल्ली के लिए गए, 12 मई को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और दिल्ली पे अधिकार, तो दिल्ली में मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये थे। हालांकि बहादुर शाह जफर उस समय बुजुर्ग हो चुके थे, तो इन्होंने 1897 की क्रांति का जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता कहा, यानी कि 1897 की क्रांति दिल्ली पर जब अधिकार कर लिया तो दिल्ली में इनके जो नेता बने वो बहादुर शाह जफर बने। यानी बहादुर शाह जफर, जो ये लोग मेरठ से गए थे दिल्ली, इनका ये राजा के एज कहें तो हेड के रूप में इनका नेतृत्व किया। लेकिन बहादुर शाह जफर बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनका जो सेनापति था वो नेतृत्व किया, इनका सेनापति। कई बार पूछा जाता है, सेनापति का नाम बख्त खान था, बख्त खान, ये चीजें था। तो स्टार्ट आपने देख लिया 10 मई 1897 को मेरठ से ये प्रारंभ होता है। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई 1897 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं।
जहाँ पे बहादुर शाह जफर इनका नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफर बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनका सेनापति बख्त खान उनका नेतृत्व करता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विस्तार से। विस्तार का तात्पर्य यह है कि 1897 की क्रांति किस किस जगह से हुआ, कौन से लोग किए और उनका अंतिम में क्या रिजल्ट मिला। तो हम एक पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। देखते हैं, हम आगे की पाई चार्ट के माध्यम से आपको समझाना प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग देख रहे थे विस्तार में। विस्तार का तात्पर्य यह है कि अगर 1897 की क्रांति भारत की किस क्षेत्रों में सिमट के रह गई, यहाँ पे हम देखेंगे। जैसा कि ये पाई चार्ट ड्रॉ किया हूँ, इसके माध्यम से आपको समझा पाऊंगा। दिल्ली से 1897 का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, या जिनको कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बुजुर्ग हो चुके थे, अतः उनका सेनापति नेतृत्व कर रहा था, जो उनके सेनापति का नाम था बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। तो भी कल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऐसे कि बताइए 1897 क्रांति दिल्ली से वास्तविक नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बख्त खान था। यहाँ से दो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, हडसन और निकोलसन। पहले निकोलसन आता है, लेकिन निकोलसन की हत्या हो जाती है, तो फिर हडसन ने वहां के तत्कालीन 1897 की क्रांति को दबाने का प्रयास करता है और सफल भी हो जाता है। फिर क्या करता है ये अंग्रेज, बहादुर शाह जफर, जो कि आपको पता है ये मुगल शासक जो रहते हैं राजा, उनको उठाकर रंगून भेज दिया जाता है। रंगून आज के म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार भेज दिया जाता है और 1862 में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है। वही मुगल सल्तनत शासनकाल जो कि पूरे भारत पर शासन कर रहा था, 1862 में मुगल काल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आइए, लखनऊ से कौन किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी, और लखनऊ से नेतृत्व कर क्या था? बेगम हजरत महल। यहाँ से जो अंग्रेज दबाने का प्रयास किया विद्रोह को, वो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल। यहाँ से भी कैंपबेल 1897 क्रांति लखनऊ से भी दबाने का प्रयास किया और सफल हो गया, और बेगम हजरत महल लगभग हार गई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों को सरेंडर न करके वो नेपाल की ओर चली जाती हैं और नेपाल चली गई। आप जानते होंगे कौन सा ऐसा राज्य जो कभी गुलाम नहीं बना? तो नेपाल। तो अतः इन्होंने नेपाल की तरफ चली गई। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल जो थी, ये हाथी पर बैठकर सैनिकों का नेतृत्व खुद कर रही थी। आगे कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब। नाना साहब के पूछा जाता है बचपन का नाम, तो इनको धोधू पंत भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, नाना साहब का बताइए पुराना नाम या मूल नाम? तो धोधू पंत था। कानपुर से यहाँ से भी कैंपबेल ने दबाने का प्रयास करता है और सफल हो जाता है, लेकिन कैंपबेल यहाँ पे बाजीराव द्वितीय, यानी कि जो कानपुर से नाना साहब थे, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसका कहने का मतलब ये थे, बाजीराव द्वितीय जो अंतिम मराठा पेशवे शासक थे, ये बाजीराव दत्तक के पुत्र थे। जब इनके भी कोई लड़के नहीं थे, तो वही डलहौजी का नियम था कि जिसके कोई वंशज नहीं रहेगा, वो कोई गोद नहीं ले सकता है, कोई गोद नहीं ले सकता है। इसीलिए अपनी लड़ाई कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहब। आगे देखते हैं, झांसी से बहुत ही फेमस है। झांसी से 1897 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मीबाई। जो अंग्रेज था ह्यूरोज था। ह्यूरोज ये कई बार पूछा गया है। ह्यूरोज ही कहा था कि अगर भारत की महिलाएं सोई हुई हैं, अगर ये जाग जाएं तो पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो ह्यूरोज था जो दमन किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1897 क्रांति प्रारंभ की, लेकिन दबाने वाला अंग्रेज ह्यूरोज था। ये गंगाधर राव की विधवा थी, यानी गंगाधर राव की पत्नी थी, और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए लड़ी थी। आगे देखते हैं, बिहार के खासकर से जगदीशपुर क्षेत्र से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। यहाँ से विलियम टेलर नाम के अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने का प्रयास किया, लेकिन एकमात्र ऐसे थे बाबू कुंवर सिंह जो उन्होंने सर्वाधिक विजय दर्ज की, अर्थात अंग्रेजों को कई जगह से धूल चटा दिए थे। यही बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ क्षेत्र में भी 1897 की क्रांति में अंग्रेजों को हरा देते हैं। आगे देखते हैं,
इलाहाबाद से कौन 1897 के क्रांति का नेतृत्व किया? तो लियाकत अली थे। वहां से अंग्रेज कौन था? तो जनरल नील था। कोई मुख्य पॉइंट इससे नहीं पूछे जाते हैं। बरेली से कौन नेतृत्व किया 1897 क्रांति को? तो खान बहादुर खान ने किया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि असफलता के क्या कारण हैं, इसके परिणाम क्या निकले और अंत में इसके स्वरूप क्या हैं। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ये आप बढ़िया से रिवाइज करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।